दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक ऐसे मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसने कि उत्तराखंड के दुगड्डा नामक जगह के आसपास के इलाके में 14 महीनों के अंदर 15 इंसानों को मारकर खा लिया था और 13 इंसानों को उसने घायल कर डाला था। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है और अनऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार उस गुलदार के द्वारा 19 इंसानों को मारकर खा लिया था। और ये सारी घटना 1977-78 के सन की है। और यह खतरनाक लेपर्ड इतना आंत तक फैला चुका था कि वहां के लोग के जो नॉर्मल जीवन था वो सारा बाधित हो गया था। इस लेपर्ड ने उत्तराखंड के जो दुगड्डा नाम की जगह है उसके आसपास के गांव का जो इलाका है वहां का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। जब हम दिल्ली से कोट द्वार की तरफ जाते हैं तो करीब 225 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद में दिल्ली के बाद कोट द्वार नाम का एक शहर आता है और वहां से पहाड़ों की सीमा शुरू हो जाती है। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पहाड़ियां ऊंचाई को प्राप्त करती चली जाती हैं। कोट द्वार से करीब 15-16 किलोमीटर चलने के बाद में आप पहुंचते हो दुगड्डा नाम की जगह पर। और इस दुगड्डा नाम की जो जगह है, जो एक छोटा सा टाउन है पहाड़ों का, उत्तराखंड का, उसके आसपास के जो गांव हैं वहां के इलाके में यह मैन ईटर जो गुलदार था यह एक्टिव हुआ था। और इस गुलदार के द्वारा जितनी भी घटनाएं की गई, जितने भी इंसानों को मारा गया, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। वो सारा घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे उस गुलदार के द्वारा घटना की गई और किस प्रकार से रेस्क्यू पार्टियों ने उन इंसानों को, उनके अवशेषों को या जो जीवित इंसान थे उनको वापस वो लेके आए। और बाद में उस गुलदार को किस प्रकार से मारा गया या पकड़ा गया वो सब मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक ये स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको लेपर्ड की कई नई नई आदतों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में आपको भी जानकारी इसमें मिलती जाएगी और आपको पता चलेगा कि पहाड़ों में किस प्रकार का जो गांव का जीवन है वो सदा खतरे में रहता है। और अब तो उन पहाड़ों से पलायन भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के कई गांव वीरान हो गए हैं कुछ इन जानवरों की वजह से। और पहाड़ों में ये जो मानव भक्षी गुलदारों की जो घटनाएं हैं ये आज से नहीं है, ये कई सालों से, हजारों सालों से ये चल रही हैं। जब से इंसान का वजूद इस दुनिया में आया है तब से वह जंगली जानवरों का शिकार बनता चला आ रहा है और जंगली जानवर भी इंसानों के द्वारा खत्म किए जा रहे हैं और यह संघर्ष आज भी जारी है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी लेपर्ड पाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर लेपर्ड मिलता है, एशिया में तमाम देशों में लेपर्ड पाया जाता है। और ये जो लेपर्ड है यह उत्तराखंड के इलाके में सबसे ज्यादा मैन ईटर बनता है। पूरी दुनिया में अगर इसकी घटना को कंपेयर किया जाए तो जो उत्तराखंड के जो जंगल हैं पहाड़ों के, उनमें मैन ईटिंग की घटनाएं लेपर्ड के द्वारा सबसे अधिक की जाती हैं। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ भी बोलते हैं और उर्दू में इसको गुलदार बोलते हैं और पहाड़ों में उत्तराखंड में इसको बाघ भी बोला जाता है। और इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन मत होना कि अगर मेरे मुंह से लेपर्ड निकल जाए या गुलदार निकल जाए। तो लेपर्ड हैं ये मैन ईटर कैसे बन जाते हैं, ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से कोई लेपर्ड, तेंदुआ मैन ईटिंग की घटनाएं करना शुरू कर देता है। और ये जो दुगड्डा का मैन ईटर लेपर्ड था, गुलदार था, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कैसे मैन ईटर बना, सवाल ये पैदा होता है। और मैं आपको बताता हूं कि वो क्या घटना थी जिस घटना के होने के बाद में वहां पर यह लेपर्ड मैन ईटर बना और उसके बाद धीरे धीरे ये एक एक करके घटनाएं करता चला गया। बात है दिसंबर 1976 की। दिसंबर 1976 को मुंह नकरी नाम का एक गांव है जो कि दुगड्डा रेंज के आसपास ही दुगड पड़ता है।
उस मुंह नकरी गांव की एक 65 वर्षीय जो महिला थी, उसकी मृत्यु हो गई। नेचुरल मृत्यु थी, किसी जानवर के द्वारा वो नहीं मारी गई थी। और उत्तराखंड के पहाड़ों में जो भी अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती हैं, या जो शमशान घाट की जो क्रिया होती है, वो शहरों की तरह शमशान घाट ऐसे विकसित नहीं होते। वहां पर जंगली नाले होते हैं जिनको कि गदेरा बोला जाता है। उनमें पानी बहता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी बहता है, और वो गदेरे आपस में मिल करके आगे एक छोटी नदी का रूप लेते हैं, और ये छोटी नदियां आगे ट्रिब्यूटरी बनती हैं बड़ी नदियों की। तो ऐसे ही एक गदेरा था, उस गदेरे का नाम था गैडा का गदेरा। गैडा का गदेरा और हैवल नदी, एक लोकल छोटी सी नदी है वहां की, हैवल नदी और गैडा का गदेरा, इन दोनों का एक मिलन स्थान है, संगम है। वहां पर अंतिम संस्कार की क्रियाएं संपन्न की जाती थी मुंह नकरी गांव की। तो मुंह नकरी गांव के लोग उस औरत की बॉडी को लेकर के उस संगम स्थल पर गए, और वहां पर शाम के करीब 7 बजे 6:30 बजे के आसपास वहां से वो वापस आ गए, उस बॉडी को जलता हुआ छोड़ करके। दिसंबर के महीने में 6-6:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, और पहाड़ों में तो वैसे भी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये जो संगम होते हैं गदेरों के या नदियों के, वो हमेशा घाटियों में होते हैं, और उसके साइडों में पहाड़ियां होती हैं, और उन पहाड़ियों की वजह से समय से पहले ही अंधेरा उन घाटियों में आ जाता है। और काफ़ी अंधेरा हो गया था, और बादल भी छाए हुए थे, और चिता धू धू करके जल रही थी। तो उस जलती हुई चिता को छोड़ करके जो गांव के 25-30% थे, वो छोड़ करके अपने अपने घरों की तरफ, मुंह नकरी घरों की तरफ वो आ गए। और बाद में बारिश पड़नी शुरू हो गई, और बारिश पड़ने की वजह से वो जो चिता थी वो बुझ गई, और जो बॉडी थी वो आधी जली हुई बीच के अंदर रह गई। वहां से एक लेपर्ड, जो बडेथ का जंगल है वहां पर पास में, उस बडेथ के जंगल से एक गुलदार शिकार की तलाश में निकला। और अमूमन ये जो गुलदार होते हैं या फिर जो टाइगर होते हैं, ये नदियों के पास में जो गधेरे होते हैं उनके पास में सूखे नालों के किनारे ये चलते हैं, क्योंकि जंगली जानवर वहां पर पानी पीने के लिए आते हैं। और ऐसे ही वो उस गैडा का जो गधेरा था और हेवाल जो नदी थी, उसके संगम पर जब वो निकला तो उसको वहां पर एक ढेरी नजर आई। ढेरी वही, वो बुझ चुकी थी आग उसमें से, और पानी पड़ने की वजह से चिता शांत हो चुकी थी। तो वो गुलदार उस चिता में से उसकी अधजली बॉडी को खींच करके एक झाड़ियों में ले गया, और वहां पर उसको उसने खाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार उस गुलदार के द्वारा पहली बार मानव भक्षण की यह जो घटना थी यह की गई। और सुबह के वक्त करीब 7-7:30 बजे 4-5 गांव के जो चरवाहे थे, मुंह सकरी गांव के चरवाहे, वो अपनी भेड़ों और बकरियों को लेकर के चराने के लिए नीचे घाटियों में गए। उसी हैवल नदी और गैडा के गधेरे के पास से जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि वहीं झाड़ियों के अंदर एक लेपर्ड बैठा हुआ है, और वो किसी चीज को खा रहा है। और लेपर्ड के शिकार को खाने से तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने सोचा किसी जानवर का शिकार किया है और यह उस शिकार को खा रहा है। लेकिन उनको खतरा यह था कि ये जो लेपर्ड या टाइगर या लायन, जो भी ये कैट फैमिली के जो जानवर हैं, जब इनके शिकार करते समय या खाते समय इनके पास कोई इंसान पहुंच जाता है तो ये हमलावर हो जाते हैं। और चूंकि ये जो चरवाहे थे ये 4-5 की संख्या में थे, और इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए लाठियां भी थी, और इनको यह भी डर था कि इनकी बकरियों और भेड़ों को कहीं ये लेपर्ड शिकार ना बना ले। इसलिए वो दूर से ही खड़े होकर के उन्होंने बकरियों को रोक लिया, और वो खड़े होकर के उस गुलदार को देखने लगे। और वो जो गुलदार था, पहले तो वो थोड़ा सा ठिठका, उसके बाद में उसने अपने पंजे चौड़े करके वो उनके ऊपर गुर्राया भी, चौड़ा भी हुआ। लेकिन चरवाहों के द्वारा शोर मचाने पर वो जो गुलदार था वो उस झाड़ियों के अंदर ही वो खिसक गया और वहां से कहीं दूर निकल गया। और वो जो चरवाहे थे उनको कौतूहल जाग उठा कि ये कौन सा शिकार ये गुलदार कर रहा था। जब वो वहां पर पहुंचे झाड़ियों के पास में, तो उन्हें मानव के
पैर की हड्डियां कुछ आधा खाया हुआ आधा जला हुआ पार्ट मिला, तो वो तुरंत समझ गए कि यह जो गुलदार है वो चिता में से इंसानी बॉडी को निकाल के ले आया है। रात को हुई बारिश से वो चिता बुझ गई होगी और इसकी सूचना उन एक चरवाहा तुरंत वापस मून सकरी गांव में जाकर के दे आया कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई है। तो मून सकरी गांव के लोग दोबारा आए और उसके अवशेषों को इकट्ठा करके उन्होंने उसकी अंतिम संस्कार जो क्रिया थी वो पूरी कर दी। और इस प्रकार पहली बार इस गुलदार के द्वारा इस इंसानी बॉडी को खाया गया। इसका शिकार नहीं किया था, वो चिता में से निकाल लाया था। और आगे भविष्य में फ्यूचर में जब इस गुलदार को मौका मिला तो इसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया और एक एक करके 14 महीने के अंदर इसने 15 इंसानों को और करीब 13 इंसानों को घायल किया, 15 इंसानों को मार डाला। और इसके बाद में इस गुलदार के द्वारा जो पहला घटनाक्रम हुआ इंसान का शिकार करने का, वो किस प्रकार से है वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। उत्तराखंड का जो दुगड्डा नाम का एक टाउन है, वहां से डाडा मंडी नाम की जगह जो कि 8-9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, इसी डाडा मंडी में हर साल मकर संक्रांति का मेला लगता है और आसपास के गांव वाले उस मेले में खरीदारी करने आते हैं। और मुनि पुजारी गांव की एक 9 वर्ष की जो लड़की थी जिसका नाम प्रसन्ना था, उसने भी इसी मकर संक्रांति के मेले से 2 खिलौने खरीदे थे। एक खिलौना तो उसमें से शेर का था और एक खिलौना था गुड़िया का। और उन खिलौनों को लेकर के वो अपने गांव में आई थी। मुनि पुजारी गांव की ये घटना है। 23 जनवरी सन 1977 की बात है। शाम के करीब 5 बजे होंगे, 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा। और मुनि पुजारी गांव की एक औरत अपने आंगन में बैठ करके खाना बना रही थी और उसके साथ वाले कमरे में उस 3 बच्चे बैठे हुए थे। उसमें से एक जो बच्चा था उसका नाम था देवी प्रसाद, उसकी उम्र करीब 13-14 वर्ष की रही होगी। और उसका एक भाई था, उसका नाम था अंशुआ, वो 11-12 वर्ष का रहा होगा। और उसकी एक बहन थी प्रसन्ना जो 9 वर्ष की थी, जो 2 खिलौने उसी मकर संक्रांति के मेले से जो डाडा मंडी में होता है वहां से खरीद कर लाई थी। ये तीनों बच्चे उस कमरे में थे और चिमनी की रोशनी में 2 बच्चे दो भाई थे, वो पढ़ रहे थे। और उस समय बिजली की व्यवस्था गांव में नहीं होती थी। ये बात 1977 की है। और चिमनी की रोशनी में वो अपनी स्टडी कर रहे थे और उनके पास में ही उनकी जो 9 वर्ष की जो बहन थी वो दोनों खिलौनों से खेल रही थी। और वो गुड़िया को रख देती थी, उसके ऊपर जो शेर था उसके खिलौने को रख देती थी और बोलती थी, ले शेर इस गुड़िया को खा जा। और बाद में गुड़िया चिल्लाती थी। और गुड़िया क्या चिल्लाती थी, वो प्रसन्ना ही चिल्लाती थी, कहती थी नहीं नहीं शेर इसको मत खा। और गुड़िया कहती थी मुझे मत खा। और ऐसे करके वो अपने खिलौनों के साथ में खेल रही थी। कभी उस शेर को गुड़िया के खिलौने के ऊपर रख देती थी, कभी गुड़िया आगे आगे भागती थी और जो शेर का खिलौना था उसको उसके पीछे पीछे भगाती थी। और इस प्रकार से वो जो 2 भाई वहां पर पढ़ रहे थे, देवी प्रसाद और अंशुआ, उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी। तो उन्होंने चिल्ला करके जो उनकी माँ थी जो आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही थी उसको बोला कि ये प्रसन्ना हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो माँ ने आकर के उनको समझाया कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा और खाना खा करके ऊपर कमरे में चले जाना और वहाँ जा कर के आप स्टडी कर लेना या पढ़ाई कर लेना या सो जाना। और जिस आंगन में जो उनकी माँ खाना पका रही थी, माँ का नाम था भुवनी देवी। यह घटना 23 जनवरी 1977 की है। और 22 जनवरी को मुनि पुजारी और उसके आसपास की जगह पर भारी बारिश हुई थी और आकाश में अभी भी बादल छाए हुए थे और दोबारा कभी भी बारिश हो सकती थी। मतवाली पहाड़ी ठंडी हवाएं पानी से भरे हुए बादलों को हवा ही हवा में उड़ाकर ले जा रही थी। और जनवरी का वो खूबसूरत दिन वक्त से पहले ऐसे विदा हो गया था जैसे किसी सुंदर स्त्री के बाल समय से पहले ही सफेद हो जाते हैं। बजे तो अभी केवल 6 ही थे, किंतु बादलों की वजह से इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था जैसे रात के 10 बज गए हों। गांव के कुत्ते भी ठंड व बारिश के माहौल की वजह से गर्म जगहों में जा छिपे थे
और जो मौसम था वो गीला था और बारिश के माहौल जैसा बना हुआ था। और आसपास के जो पहाड़ियां थी मुनि पुजारी गांव की, उनकी पहाड़ियों पर घने जंगल थे और उन्हीं जंगलों के पास बड़ेत का एक प्रसिद्ध जंगल था, वहाँ का लोकल जंगल। और उस जंगल में एक गुलदार का निवास था। यह वही गुलदार था जिसने कि मुनि अकरी गांव की उस महिला की चिता में से बॉडी को निकाल करके खा लिया था, जिसको चरवाहों ने देख लिया था। और वही गुलदार शिकार की तलाश में बड़ेत की पहाड़ी से नीचे उतर करके जो मुनि पुजारी गांव है उसकी तरफ आया। वो किसी कुत्ते की भाल में रहा होगा या सोचता होगा कि कोई जानवर मिल जाए या कोई भेड़ बकरी मिल जाए, कोई गौशाला का अगर दरवाजा खुला रह गया हो तो वो उसके अंदर घुस करके अपना शिकार कर सके। क्योंकि अमूमन ये जो गुलदार होते हैं ये शाम को 5-6 बजे अंधेरा होते ही गांव की दिशा की तरफ आना शुरू कर देते हैं। और वहां पर अगर कोई गांव वाले से भूल से कोई दरवाजा गौशाला का खुला रह जाए या कोई भूली भटकी बकरी या कोई कुत्ता उनको मिल जाता है अकेला, तो वो उसका शिकार कर लेते हैं। और अगर कुत्ते ज़्यादा होते हैं तो वो भौंक भौंक करके गुलदार को भगा भी देते हैं, लेकिन अकेला कुत्ता जो है वो इनके हत्थे चढ़ जाता है। और ऐसे ही शिकार की तलाश में यह गुलदार उस मुनि पुजारी गांव की तरफ जब वो आ रहा था, तो इस घर के पास से जब वो निकला तो उस समय वो जो भाई बहन थे, जो कि 2 भाई पढ़ रहे थे, और जो गुड़िया थी वो उस शेर के और गुड़िया के खिलौने के साथ में खेल रही थी प्रसन्ना। उनकी आवाज़ों को सुन करके यह गुलदार रुक गया, इस उम्मीद में कि शायद उसको शिकार मिल जाए। और अंदर जो प्रसन्ना थी वो गुड़िया और शेर के साथ में खेल रही थी और बोल रही थी, ले शेर इस गुड़िया को खा ले। और किसी को क्या पता था कि सचमुच का शेर घर के बाहर दीवार के साथ में आकर के चिपक करके लेट गया है शिकार की भाल में, और प्रसन्ना नाम की गुड़िया का वो शिकार कर लेगा। और जो खेल वो गुड़िया के साथ में शेर का प्रसन्ना खेल रही थी, वही खेल इस प्रसन्ना के साथ में कुदरत खेलने की तैयारी कर रही थी। और जो उनकी माँ थी भुवनी देवी, उसने उनका झगड़ा को ख़त्म करके जब खाना बना लिया तो काफ़ी देर तक वो गुलदार वहीं पर छिपा रहा। और उसके बाद में वो बड़ी तेज़ी से निकल करके उन सीढ़ियों के नीचे आके छिप गया। वो सीढ़ियाँ जो ऊपर घर उनके कमरों की तरफ जाती थी, उसके नीचे खाली जगह थी, वहाँ पर आकर के दुबक कर बैठ गया। और गुलदार में एक ऐसी खूबी होती है छिपने की, जिसमें जितनी भी बड़ी बिल्लियाँ हैं, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो लायन है, चाहे वो जगुआर है, या और भी तमाम जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, उनमें ये छिपने में सबसे ज़्यादा आगे और सबसे ज़्यादा उस्ताद होता है। और छोटी सी छोटी जगह में इस तरह से छिप करके बैठ जाता है कि जल्दी से नज़र भी नहीं आता। लेकिन उस समय तो अंधेरा था और बादल भी छाए हुए थे और कोई बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी, केवल एक चिमनी की रोशनी कमरे में थी और चूल्हे की आग की रोशनी आंगन में फैली हुई थी। और उस छिपी हुई जगह में से वो लगातार उन बच्चों के ऊपर निगाह रखे हुए था, खुले हुए दरवाजे में से। और सामने ही प्रसन्ना दरवाजे के पास खेल रही थी और थोड़ी अंदर कमरे की गहराई में दोनों भाई पढ़ रहे थे। और माँ के द्वारा जब खाना बना लिया गया तो उसने बच्चों को आवाज़ लगाई और बच्चों ने आकर के चूल्हे के पास बैठ करके गरम गरम खाना खाया। और खाना खा लेने के बाद में माँ ने बच्चों को बोला कि तुम लोग अब ऊपर चले जाओ, कमरे में जा कर के सो जाओ। तीनों बच्चे उठे। जो अनसुआ जो भाई था, जिसकी उम्र 11-12 वर्ष की थी, उसने चिमनी को अपने हाथ में पकड़ लिया और चिमनी की जो लो थी, जो उसकी आग थी, फ्लेम थी, वो हवा के झोंकों से बुरी तरह से हिल रही थी, क्योंकि उस समय हवा भी चल रही थी और जो मौसम था वो गीला सा और बादलों से भरा हुआ था। और जब वो उस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था, अनसुया अपनी चिमनी को हाथ में लेकर के, उसके पीछे देवी प्रसाद था और देवी प्रसाद के पीछे चल रही थी प्रसन्ना। तीनों बच्चे एक एक करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। और उसकी माँ जो भुवना देवी थी, उसने जब बच्चों को देखा जाते हुए तो वो जल्दी से उस अपने कमरे का ताला लगाने लगी, ताकि ताला लगा के वो भी बच्चों के पीछे जाए। गुलदार गांव के आसपास आते हैं तो
कई बार कुत्तों को पता चल जाता है। कुत्तों के भी कान बहुत तेज होते हैं और कुत्तों की सूंघने की पावर भी बहुत तेज होती है, और कई बार कुत्तों को आइडिया लग जाता है गुलदार के आने का, तो वो बुरी तरह से भौंकने लगते हैं। लेकिन एक तो ठंड का मौसम था और जो कुत्ते थे वो गर्म जगहों में, गांव की गहराई में दुबके हुए थे, और ऐसे पहाड़ी इलाकों में जो कुत्ते होते हैं वो गांव की गहराई में बीच में जाकर के सोते हैं, गांव के किनारे नहीं रहते, क्योंकि उनको भी गुलदार का डर रहता है। दूसरी बात यह है कि जो हवा चल रही थी उससे पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, उनके पत्ते हिल रहे थे, उससे भी आवाज हो रही थी, जिससे इस गुलदार के आने की कोई भनक नहीं लग पाई, ना कुत्तों को लग पाई, ना ही उस आंगन में बैठी भुवना देवी को लग पाई, ना ही बच्चों को लग पाई। और वो बच्चे एक एक लाइन बना करके एक एक करके उस सीढ़ी से ऊपर को जा रहे थे। जब सीढ़ी की आखिरी सिरे पर जो अनसुआ था वो पहुंच गया, उसके हाथ में चिमनी थी, तो हवा का एक तेज झोंका आया और उसने उस जो लो थी, आग थी जो उस चिमनी की जल रही थी, जिससे रोशनी हो रही थी, उसको बुझा दिया। और उस आग के बुझते ही वहां पर एकदम से अंधेरा छा गया। और थोड़ा सा अंधेरा तो पहले भी था, क्योंकि जो अनसुआ था वो उस आग को ना बुझे, आग हवा से ना बुझे, उससे उसने दोनों हाथों से उसको कवर कर रखा था ताकि हवा के झोंके ना लगे। लेकिन जब आखिरी सीढ़ी पर वो पहुंचा तो अपने आप को संभालने के लिए उसने जैसे ही एक हाथ हटाया उस चिमनी की लो के पास में जो हाथ रखा हुआ था, तो हवा का एक तो तेज झोंका आया और वो उसको बुझा गया। और एकदम से अंधेरा होते ही धम से एक आवाज हुई, इधर एक अंधेरा हुआ और उधर आवाज हुई धम से, और ऐसा लगा कि कोई भारी चीज नीचे गिर गई है। और उस भारी चीज के गिरते ही उसके बाद से एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, पूरी खामोशी छा गई वहां पर। और उस भारी चीज के गिरते ही जो उनकी माँ भुवना देवी थी, जो उसमें दरवाजे पर ताला लगा रही थी, पीठ करके सीढ़ी की तरफ खड़ी थी, ऐसे सीढ़ियां थी, उसके सामने कुछ कदम चल करके ही दरवाजा था उस कमरे का। और जैसे ही भुवना देवी ने पीछे घूम कर देखा तो एकदम खूब अंधेरा था, और उसने पूछा कि क्या हुआ, कौन गिरा, और उसको कोई उसके बाद आवाज ही नहीं आई। अगर कोई बच्चा गिरा होगा तो गिरने के बाद वो रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, लेकिन यहाँ तो किसी तरह की कोई आवाज ही नहीं हुई। तो भुवना देवी ने जल्दी से सीढ़ियों की तरफ वो गई, और सीढ़ियों की तरफ जा करके जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी तो अपने जो उसका बेटा था जिसका नाम अनसुआ था उसके पास पहुंची, और जल्दी से उसके पास से होकर के कमरे में गई, और वहां से दूसरी चिमनी को वो उठा करके लाई जो अंदर कमरे में जल रही थी। और उस चिमनी को लेकर के जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि प्रसन्ना तो है ही नहीं, और पास में देवी प्रसाद भी खड़ा है और अनसुआ भी खड़ा है। तो उनसे भुवना देवी ने पूछा कि प्रसन्ना कहाँ है, तो उन्होंने बोला अभी पीछे तो प्रसन्ना आ रही थी, उसके पीछे आप थी माँ, और लेकिन काफी ढूंढा गया प्रसन्ना को, प्रसन्ना नहीं मिली। दरअसल में ऐसा हुआ कि वो जो गुलदार था वो मौके की भाल में था। जैसे ही हवा का तेज झोंका आया, शायद जो कुदरत थी या मौत थी वो उस गुलदार का ही साथ दे रही थी, वो उसकी सहायता करना चाहती थी उस शिकार को पकड़ने के लिए, इसीलिए उसने उस चिमनी की लो को बुझा दिया। और जैसे ही चिमनी की लो बुझी, तेजी से गुलदार अपनी छिपने की जगह से निकला और एक ही छलांग में उसने प्रसन्ना की गर्दन दबोच ली। प्रसन्ना को गर्दन से पकड़ने के बाद में गुलदार ने एक ही छलांग में 6-7 फीट की जो दीवार थी आंगन की उसको पार कर लिया, और प्रसन्ना को लेकर के वो आगे सीढ़ीदार खेतों से होता हुआ तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। और इधर घर में कोहराम मच गया, और उसकी जो माँ भुवना देवी थी वो जोर जोर से चिल्ला रही थी प्रसन्ना प्रसन्ना, और उसकी आवाज को सुन करके जो देवी प्रसाद था उसकी माँ सतेश्वरी देवी वो भी ऊपर एक कमरे में थी, और वो नीचे आ गई और उसने पूछा कि बहन क्या हुआ है, प्रसन्ना को क्यों पुकार रही हो। तो उसने सारा घटनाक्रम बताया। अब सतेश्वरी देवी भी प्रसन्ना को ढूंढना के में शामिल हो गई थी, और ये चारों जने जोर जोर से ढूंढ रहे थे, बोल रहे थे। वो सब हैरान थे कि प्रसन्ना कहाँ गायब हो गई है, और घर में रोना धोना शुरू हो गया था। घर में कोई और बड़ा मेल पर्सन नहीं था, उसका जो बड़ा भाई था प्रसन्ना का,
जिसकी उम्र 16-17 वर्ष की थी, वो भटगांव में किसी शादी में शामिल होने के लिए गया हुआ था। और इसके अलावा गांव के जितने भी और तमाम लोग बाग थे, वो पास के ही मून सकरी जो गांव है, जिसकी घटना मैंने पहले आपको बताई थी, जहां पर उस गुलदार के द्वारा चिता में से बॉडी को निकाल लिया गया था, उसी मून सकरी गांव में वो विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। और वैसे भी पहाड़ों में जो मेल पर्सन होते हैं, जो यंग पर्सन होते हैं, वो नौकरियों के लिए दिल्ली में, देहरादून में या और तमाम दूसरे प्लेन इलाकों के शहरों में जाते हैं, और गांव में केवल बच्चे रहते हैं या फिर औरतें रह जाती हैं या दादा दादी नाना नानी ही रह जाते हैं। और गांव में उसमें बहुत कम लोग थे, वो शादी समारोह में गए हुए थे। और घर में जब रोना धोना हुआ और ऊंची ऊंची आवाज़ें प्रसन्ना को पुकारने की हुई, तो जो मूनी सकरी गांव था, जो वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, करीब 1 किलोमीटर की या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा, वहां पर विवाह समारोह में जो लोग शामिल थे, उनके कानों में जब अपने गांव से पुकारती हुई आवाज़ें लगी, तो वो हैरान हुए कि क्या हो गया है गांव में। और वो सब लोग विवाह समारोह में से वो गांव की दिशा की तरफ चल पड़े। जब वो अपने गांव में पहुंचे, तो वहां आकर के उन्होंने सतेश्वरी देवी और भुवना देवी से पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो प्रसन्ना है वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, और एकदम से जो रोशनी थी वो चिमनी की बंद हो गई हवा चलने की वजह से, और गिरने की आवाज आई। और उसके बाद प्रसन्ना नजर ही नहीं आई, उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा घर देख लिया है, गांव के पास गलियों में, मकान के पीछे, गौशाला के आसपास सारा इलाका देख लिया है। अब पूरे गांव वाले भी शामिल हो गए थे उसको ढूंढने में, और 1.5-2 घंटे तक उन्होंने गांव की गलियों में, आसपास खेतों में, जो पास में जो सीढ़ीदार खेत थे, वहां तमाम जगह वो ढूंढते रहे। उनके पास में कोई शक्तिशाली टॉर्चें तो थी नहीं उस समय में, केवल उन्होंने कुछ मशालें उनके पास थी, और 1-2 एवरेडी की पुराने समय की जो टॉर्चें थी वो थी उनके पास में। और साथ में उनके पास थी खपच्चियाँ चीड़ के पेड़ों की, जो कि एक टॉर्च का काम देती हैं। उनको जला करके, थोड़ी रोशनी करके, उन्होंने आसपास का सारा इलाके की देखभाल की, लेकिन उन्हें प्रसन्ना नहीं मिली। प्रसन्ना को ढूंढते ढूंढते रात के करीब 12 बज गए थे, और इसी बीच बरसात शुरू हो गई। और बरसात की वजह से उनके हाथ में जो मशालें थी या जो जलती हुई लकड़ियां थी वो भी बुझने लगी, और उन्होंने सोचा कि अब सुबह होने पर ही प्रसन्ना की तलाश की जाए, और वो वापस अपने अपने घरों की तरफ आ गए। और जैसे ही सुबह हुई, तो गांव वाले फिर इकट्ठे हुए, और उन्होंने जब आसपास की जगह को जब देखा, तो उन्हें जो प्रसन्ना थी वो नहीं मिली, और जो गुलदार था उसके पगचिन्ह भी उन्हें नहीं नजर आए, क्योंकि रात को जो बारिश थी कुछ तो उसमें धुल गए, और कुछ लोगों के जो पैरों के निशान थे उसमें वो बुरी तरह से मसले गए। इसलिए जो गुलदार के जो पगमार्क थे उन्हें कहीं भी नहीं मिले। इसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रसन्ना के साथ क्या घटनाक्रम हो गया है, उसको कौन सा जंगली जानवर उठा के ले गया है, या उसके साथ में क्या घटना घट गई है। इसके बाद में जो गांव के लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहां से जो 1.5 किलोमीटर दूर बड़ेत का जंगल है, जो कि एक गदेरा है। गदेरा मतलब एक पानी का छोटा सा चैनल जो पहाड़ों से उतरता है नीचे, और उसके पार बड़ेत का जंगल 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां तक जा करके क्यों ना देखा जाए। और गांव के सब लोग इकट्ठे होकर के जब उस गदेरे के पास पहुंचे, उस बड़ेत के जंगल में जगह जगह झाड़ झंकार भी बहुत था। तो एक झाड़ी में जो ब्रह्मानंद था, उसको एक बॉडी नजर आई, कुछ जैसे कोई इंसानी पैर पड़ा होता है। और उसको देखते ही जो ब्रह्मानंद था, उसने इशारा किया मेषानंद की तरफ, और मेषानंद भी वहां पर आए। और ये दोनों जने जब वहां पर कुछ आगे बढ़े, तो वहां पर कुछ कपड़े मिले उन्हें, और आधी खाई हुई जो बॉडी थी प्रसन्ना की वो वहां पर मिल गई। और गांव के लोग बहुत ही हैरान होकर के देख रहे थे कि 1.5-2 किलोमीटर दूर प्रसन्ना को कौन सा जानवर उठाकर ले आया होगा। और सबसे पहले तो उनका जो शक था वो लक्कड़ बग्गों पर ही गया, क्योंकि वहां पर जंगलों में लक्कड़ बग्गे भी उस समय में मिलते थे। आज मिलते हैं या नहीं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वहां पर उन्हें गुलदार के पैरों के कोई निशान नहीं मिल पाए। जगह जगह हड्डियां पड़ी हुई थी, चबाई हुई, और फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे। और उन सब अवशेषों को इकट्ठा करके जो गांव वाले थे वो ले आए, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और बाद में इस घटना की सूचना
जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको दी गई। 23 जनवरी सन 1977 को प्रसन्ना को उस गुलदार के द्वारा मार कर खाल डाला गया था और 23 जनवरी के दिन के करीब 10-11 बजे प्रसन्ना के जो अवशेष थे, उसकी जो आधी खाई बॉडी थी, उसको रिकवर करके लाया गया। और उसके बाद में जब 24 जनवरी की रात आई तो उस रात को प्रसन्ना की जो माँ अभी थी और जो सतेश्वरी देवी वो एक ही कमरे में लेटी हुई थी, और जो उसकी माँ भूमना देवी थी उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो लगातार रो रही थी, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था और आंखें उसकी सूज गई थी। और वो बार बार प्रसन्ना को याद करती थी और बोलती थी कि मेरे सामने उसने खाना खाया, मेरे सामने वो सीढ़ियों पर चढ़ी और कैसे वो चिमनी की रोशनी बंद हुई और धम की आवाज़ हुई और वो एकदम से गायब हो गई। और ये सब बातें वो सतेश्वरी देवी से करती थी, कभी वो अपने आप ही अकेले में बातें करती थी और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था, वही वाला वक्त जो कि पिछली रात का था जब प्रसन्ना को उस गुलदार के द्वारा उठाया गया था। और जो सतेश्वरी देवी थी उसकी हल्की सी आंख लग गई थी, लेकिन भूमना देवी की आंखों में नींद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद में रोते रोते, दिन भर से तो भूमना देवी रो रही थी, परेशान थी, और पिछली रात भी वो सोई नहीं थी, तो उसकी हल्की सी आंख लगी। और जैसे ही भूमना देवी की आंख लगी तो उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसकी जो बेटी प्रसन्ना है वो उसके पास में एक थाली लेकर के आई है, और वही थाली जिसमें वो अक्सर खाना खाया करती थी, और थाली लेकर के वो माँ को कह रही है, माँ मैं बहुत भूखी हूँ, मुझको खाना दे दे। तो यह सपना खाना मांगने वाला भूमना देवी को आ रहा था, तो उस सपने की वजह से उसकी नींद नहीं खुली। उसकी नींद खुली जैसे किसी ने बाहर का जो दरवाजा है उसको थपथपाया होता है या हल्का सा उसको दबाया होता है। तो दरवाजे को थपथपाने की जो आवाज थी वो भूमना देवी की कच्ची नींद में आई, और सपना तो वो देख ही रही थी कि उसकी जो बेटी प्रसन्ना है वो उससे खाना मांग रही है। और उस आवाज से, दरवाजे के थपथपाने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। और नींद खुलते ही जो भूमना देवी थी वो हैरान हो गई कि उसको सपना आ रहा था उसकी बेटी का कि वो खाना मांग रही है, और उसको ऐसे लगा कि ये सपना है या हकीकत है, कहीं उसकी बेटी ही बाहर दरवाजे को तो नहीं बजा रही, क्या पता उसकी बेटी जीवित हो और वो खाना मांगने के लिए आई है। और यह सब सोच करके जो भूमना देवी थी वो रोने लगी, लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि उसके अवशेषों को खुद वो लेकर के आए हैं और उसका अंतिम संस्कार किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यह सब सोचकर भूमना देवी जोर जोर से फिर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज को सुन करके उसके पास में जो सतेश्वरी देवी, उसकी जो देवरानी थी, वो उठ बैठी। और उसने जब वो उठी तो उसने पूछा भूमना देवी से कि बहन क्या हुआ है। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया है, और जो प्रसन्ना है वो सपने में थाली लेकर के आई है और मुझसे खाना मांग रही है, और इतने में बाहर किसी ने दरवाजे को खड़काया है या थपथपाया है और उससे मेरी नींद खुल गई। तो जो सतेश्वरी देवी थी उसने बोला कि बहन तुझको वहम हुआ होगा, सपने तो तेरे को जरूर आया होगा, लेकिन जो थपथपाने की आवाज है वो वहम होगा तेरा, तेरी मानसिक हालत उसने ठीक नहीं है, क्योंकि कल दिन भर से तू रो रही है, परेशान है। कोई बात नहीं, सपने ऐसे आते ही हैं और याद भी आएगी बेटी की। अभी वो ऐसे ही उसको सांत्वना दे रही थी, तो इतने में बाहर फिर बड़े जोर से दरवाजे के थपथपाने की आवाज आई और हल्का सा दरवाजा भी हिला। और जब दोनों ने चौंक करके उस दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि कमरे में हल्की हल्की चिमनी की लाइट थी, तो सतेश्वरी देवी भी हैरान होगी। उसने भी उसको भूमना देवी को बोला कि तू सच बोल रही है बहन, जरूर कोई ना कोई बाहर है। और भूमना देवी ने सतेश्वरी देवी को बोला कि मैं उठ करके देखती हूँ। और सतेश्वरी देवी ने अपने हाथ में जो चिमनी थी उसको उठा लिया, और चिमनी, ये जो चिमनी थी इसके चारों तरफ एक गिलास लगा हुआ था जिससे कि हवा ना लगे और वो चिमनी की जो लो है वो बुझे ना। और उस चिमनी को लेकर के हाथ में जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे का जब उसने सांकल खोला, और सांकल खोल करके जैसे ही वो बाहर आई तो उसने उस चिमनी की हल्की हल्की रोशनी में देखा कि एक बहुत बड़ा जो जानवर है वो बड़ी तेजी से
खेतों की तरफ, सीढ़ीदार के जो खेत हैं वहां से जंगल की तरफ वो बड़ी तेजी से भाग गया है। केवल वो एक दो छलांगों में ही उसकी आंखों से ओझल हो गया। उस जानवर को वो ढंग से देख भी नहीं पाई थी, लेकिन जानवर को देख करके उसके मुंह से चीख निकल गई। उस चीख की आवाज को सुनकर के सतेश्वरी देवी भी उठ के जो बैठी हुई थी वो तेजी से बाहर आई और उसने पूछा क्या हुआ बहन। उसने बोला कि एक बहुत बड़ा जानवर था यहाँ पर। तो सतेश्वरी देवी ने उसका हाथ पकड़ करके उसको अंदर लिया और जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। और उसके बाद में वो रात भर सो नहीं पाई और उन्होंने दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। और उसके बाद में वो जो जानवर था वो दोबारा आया और 3-4 बार उसने उस दरवाजे को थपथपाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसने उस जानवर को देख लिया था। और उन दोनों के द्वारा अंदर से जोरों से शोर मचाया गया। और उसके शोर की जो आवाज़ थी वो उनके पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को जब सुनाई पड़ी तो वो सब अपने घरों से निकल आए। और उनके घरों से निकलने की आहट को सुन करके वो जो जानवर था वो भाग गया। उस जानवर को कोई भी नहीं देख पाया। उन लोगों के आने से पहले ही वो जानवर खिसक गया था। और जब लोगों ने आकर के उनके दरवाजे को थपथपाया और वो जब बाहर आई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा जानवर उन्होंने देखा है जो कि उनके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था या बजा रहा था, थपथपा रहा था। और भूना देवी से गांव के लोगों ने कई बार पूछा जानवर था, बताओ तो सही, कहीं ये वही जानवर तो नहीं था जो पिछली रात को प्रसन्ना को उठा करके ले गया हो। वो कोई लक्कड़ बग्गा था, कुत्ते जैसा था, बिल्ली जैसा था, कौन सा जानवर था। भूना देवी ने बोला कि वो जानवर को अंधेरे में सही ढंग से नहीं देख पाई क्योंकि वो जानवर एक दो छलांग में ही गायब हो गया था, एक क्षण में ही। लेकिन था वो जानवर बहुत बड़ा, कुत्ते से भी बड़े साइज का वो जानवर था। और सबसे गनीमत बात तो ये रही कि उसके हाथ में जो रोशनी थी, हो सकता है उसको देख करके वो जो जानवर था वो भाग गया था। दरअसल में वो जो जानवर था वो वही मानव भक्षी गुलदार था जो पिछली रात को प्रसन्ना को उसी घर से उठा करके ले गया था। और प्रसन्ना को पूरा खा जाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था और वो अपना दूसरा शिकार करने के लिए उसी घर में आया था, क्योंकि पिछली रात उसने वहां पर 3 बच्चों को देखा था और वो अब दूसरे शिकार की देखभाल में वहां पर आया था। और जैसे ही भुवना देवी ने दरवाजा खोला, उसके हाथ में आगे लाल वो चिमनी की लाइट थी और उसने आगे हाथ में लाइट पकड़ी हुई थी ऐसे। और उस रोशनी को देख करके वो गुलदार एकदम से भाग गया। और यहाँ फिर गुलदार को उम्मीद होगी कि कोई छोटा बच्चा बाहर निकलेगा, लेकिन इतने बड़े इंसान को देख करके और उसके पीछे सतेश्वरी देवी को भी देख करके वो गुलदार वहां से 9-11 हो गया। गुलदारों से बचने के लिए वैसे गांव में जो दरवाजे होते हैं, जो अंदर की तरफ दरवाजे खुलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जो दरवाजे खुलते हैं वो सदा कमजोर होते हैं। हमेशा से गांव में जो दरवाजे होते हैं जंगलों के आसपास, उनको बाहर की तरफ खुलने वाला बनाना चाहिए, ताकि कोई भी शिकारी जानवर अगर उसके ऊपर अपना वजन डालता है या उसको दबाने की कोशिश करता है तो जो जोर है वो कुंडी पर या उसके सांकल पर ना पड़े और दरवाजा ना खुले। क्योंकि बाहर की तरफ खुलने वाला जो दरवाजा होता है उसको जितना भी गुलदार खोलने की कोशिश करेगा वो नहीं खुलेगा। और गुलदार के हाथ ऐसे नहीं होते कि वो पकड़ के इंसानों की तरह उसको पकड़ करके बाहर की तरफ खोले। ये सावधानी मेरे ख्याल से, मेरा अपना ख्याल है कि ये जरूर होनी चाहिए। और ऐसे जंगलों के आसपास जो दरवाजे होते हैं वो अंदर की तरफ खुलने की बजाय बाहर की तरफ खुलने वाले होने चाहिए। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी पर वापस आता हूँ। गांव के लोग जो इकट्ठे हुए थे भूना देवी के घर के पास, वो भी डर गए थे और सभी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। और भूना देवी को बोला कि अगर कोई जानवर दोबारा आए तो दरवाजा मत खोलना, और सुबह होने पर देखेंगे कि क्या इंतजाम सुरक्षा का हो सकता है। जब सुबह हुई तो गांव के लोग फिर इकट्ठे हुए और गांव के लोगों में महेशानंद और दौलत नाम के जो 2 लोग थे, उन्होंने आसपास का जब सारा इलाका देखा तो उन्हें थोड़ी दूरी पर गुलदार के पगमार्क नजर आ गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो गुलदार के पगमार्क को पहचानते थे, क्योंकि अक्सर वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाते थे और गुलदारों से उनकी भेंट होती रहती थी। और गुलदारों से भेंट ना भी हो तो उन्हें उनके पगमार्क नजर आते रहते थे। और उन पगमार्क को देखते ही वो समझ गए कि रात को जो दरवाजा थपथपा रहा था और भूना देवी जब बाहर आई थी
तो वो गुलदार ही था। और यह भुवना देवी की किस्मत अच्छी थी कि गुलदार ने भुवना देवी के ऊपर हमला नहीं किया। जान पड़ता है वो रोशनी को देख करके, आग को देख करके वो भाग गया था। इसके बाद उनको पूरा शक हो गया कि प्रसन्ना को इसी गुलदार के द्वारा उठाया गया है, क्योंकि घर के आंगन में तो उस गुलदार के कोई पगमार्क नहीं मिले, लेकिन उस सीढ़ी के नीचे उस गुलदार के बैठने के उसके स्पष्ट पगमार्क 2 दिन पुराने मिल गए, जहां पर गुलदार प्रसन्ना को पकड़ने से पहले छिपकर बैठा हुआ था। और बरसात आने की वजह से जो सारे निशान खेत जो आंगन में थे वो खत्म हो चुके थे। खेतों के भी जो निशान थे वो खत्म हो चुके थे, लेकिन सीढ़ी के नीचे थे, वहां पर पानी नहीं पहुंचने, बारिश के नहीं पहुंचने से वो निशान बचे हुए थे। और वो इस बात का प्रूफ थे कि प्रसन्ना को पकड़ने से पहले गुलदार काफी देर तक वहां छिपा बैठा था। और अब इस बात का बिल्कुल क्लियर हो गया था कि वो जो प्रसन्ना थी वो इसी गुलदार के द्वारा ही मारी गई थी। उस रात 8, साढ़े 8 बजे जब जो भुवना देवी थी, जब वो बाहर आई थी और गुलदार वहां से भाग गया था, तो वो गुलदार भाग करके जंगल में नहीं गया था। वो गुलदार भाग करके वहां से करीब 1.25 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है, उस गांव का नाम है रिठूड़ गांव। उस गांव में वो पहुंच गया अपने शिकार की तलाश में। उसके बाद जब वो गुलदार था वो रिठूर गांव में पहुंचा, तो रिठूर गांव के सीमा पर जो घर था, उस घर के दरवाजे को भी वो ऐसे ही जैसे भुवना देवी के दरवाजे को उसने थपथपाया था, उस दरवाजे को थपथपाने लगा या उसको धकेलने लगा या तोड़ने की कोशिश करने लगा। और यह गुलदार की आदतों में शुमार होता है कि ये जो गुलदार होते हैं, जब वो खासकर जब मानव भक्षी बन जाते हैं, तो वो अक्सर दरवाजों को धकेलने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो बाघ होता है, जो टाइगर होता है, वो ऐसी हरकत नहीं करता। वो गांव में आकर के दरवाजों को तोड़ करके इंसानों को निकालने की कोशिश नहीं करता। जो बाघ होता है वो जंगल में आने वाले जो चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरियों को चराने के लिए या घास काटने के लिए जो औरतें जाती हैं जंगल के किनारों पर, या उन खेतों में जो जंगलों के किनारे होते हैं, या लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं, उनको घात लगा करके जो बाघ है वो पकड़ता है, टाइगर जो पकड़ता है। लेकिन जो गुलदार होता है वो गांव के अंदर तक मार करता है, गांव के अंदर आता है रात को और दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है। और कई बार वो दरवाजों को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है। जो दरवाजे कमजोर होते हैं, जिनकी कुंडियां कमजोर होती हैं, उन दरवाजों को तोड़ करके वो इंसानों का शिकार भी करता है। और साथ में जो गौशाला होती है उनके दरवाजों को तोड़ करके अंदर से बछिया या भेड़ों को, बकरियों को भी उठा करके ले जाता है। यह एक खास फर्क होता है मैन ईटर गुलदार के बीच में और मैन ईटर बाघ के बीच में। यहाँ पर भी रिठूर का जो गांव था, इसका जो सिरे पर पहला ही मकान था, उसको वो गुलदार जोर से दबा रहा था। थपथपाने की जब आवाज हुई तो उस घर के अंदर जो महिला सोई हुई थी वो उठी, उसको लगा कि शायद कोई बाहर है। और जैसे ही उस महिला ने दरवाजा खोला, इस महिला के हाथ में कोई लालटेन या किसी तरह की कोई चिमनी की रोशनी नहीं थी, और उसने वैसे ही दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जो गुलदार था उसने लपक करके उसकी टांग को पकड़ लिया। वो वाली औरत जिसका कि वो गुलदार पैर पकड़ करके बाहर की तरफ खींच रहा था, उसकी कोशिश थी कि उस महिला को वो बाहर खींच ले और खींच करके उसकी गर्दन को दबा करके उसको मार डाले। वो महिला विजय सिंह की वाइफ थी और विजय सिंह उस समय घर पे नहीं था। वो नौकरी के सिलसिले में बाहर दिल्ली की तरफ गया हुआ था। वो दिल्ली में कहीं नौकरी करता था और घर में उसकी माँ थी विजय सिंह की, यानी कि बच्चों की दादी थी, और 2 बच्चे थे। वो भी उसी कमरे में थे जिस कमरे के अंदर से वो गुलदार उस औरत की टांग को खींच करके बाहर ले जा रहा था। और उस औरत ने दोनों हाथों से दरवाजों को पकड़ रखा था और दूसरे उसने अपने पैर को मोड़ करके उसने जोर से एक लात उस गुलदार के मुंह पर दे मारी। और उस औरत को यह नहीं पता था कि वो गुलदार ने उसको पकड़ा है। उसको लगा कि हो सकता है किसी कुत्ते ने उसके पैर पकड़ लिया हो, क्योंकि वो गुलदार को देख ही नहीं पाई। सारा घटनाक्रम आंख झपकते ही हो गया और बाहर अंधेरा भी था। और जब वो जोरदार लात उस गुलदार के पड़ी तो उसके मुंह से पकड़ छूट गई। गुलदार के पकड़ छूटते ही गुलदार पीछे जा पड़ा, और जैसे ही गुलदार पीछे जा पड़ा, इतने में ही उसी समय जो 2 बच्चे थे, उसकी दादी थी,
वो भी उसी समय वहां पर पहुंच गए थे जब उसने लात चलाई थी उस गुलदार के ऊपर, और उन्होंने उसके बाजू को पकड़ करके अंदर खींच लिया। और गुलदार की दोबारा हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसने 4 जनों को अंदर देख लिया था, और बड़ी तेजी से उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया, और बंद करके कुंडी लगा करके वो घायल महिला वापस आ गई, और उसके पैरों में से बुरी तरह से खून बह रहा था, और उसके पैरों पर चादर को फाड़ करके उसकी दादी के द्वारा पट्टी की गई। और उधर वो गुलदार गुस्से में फुफकारता हुआ बुरी तरह से दरवाजे को पीट रहा था, उसको बजा रहा था, और उस शिकार को ले जाने की कोशिश कर रहा था, और अंदर से उनके द्वारा जोरों से शोर मचाया गया। कितनी देर तक वो गुलदार उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, और फाइनली वो गुलदार अपने शिकार को छोड़ करके वहां से चला गया। जब वो मानव भक्षी गुलदार रिठूड़ गांव की उस महिला को अपना शिकार नहीं बना पाया, तो उसके बाद से वो सीधा किठूड़ जो गांव था वहां पर पहुंच गया, और वहां पर विजय सिंह की जो गौशाला थी उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, और उस दरवाजे को वो तोड़ने में कामयाब हो गया। और जैसे ही वो दरवाजा टूटा, वो जो मानव भक्षी गुलदार था वो उस गौशाला के अंदर घुसा, और एक बछड़े को अपना शिकार बना डाला, और बछड़े को मार करके वो उसको जंगल में ले गया। बछड़े को उठा करके ले जाने वाली घटना के बाद 27 जनवरी सन 1977 को बड़ेत गांव के अंदर यह गुलदार आया, और एक घर का दरवाजा उसने तोड़ने की पूरी कोशिश की, और घर के लोगों के द्वारा जब जोरों से शोर मचाया गया, तो गांव के लोगों ने उस शोर की आवाज़ सुनी, लेकिन घर से बाहर कोई भी डर के मारे नहीं निकला। घरों के अंदर से पूरे गांव के लोगों ने शोर मचाया। उस शोर को सुन करके वो जो बाघ था, वो गुलदार, वो छोड़ करके चला गया। और उस घटना के अगले दिन 28 जनवरी 1977 को ठीक सनोगी गांव में ही वो आदमखोर जो बाघ गुलदार था वो दोबारा से आया, और सनोगी गांव के एक और दरवाजे को उसने तोड़ने की कोशिश की, और वहां भी ठीक ऐसे ही जब शोर मच गया तो वो गुलदार छोड़ करके जंगल में चला गया। अब ये गुलदार इतना अधिक साहसी दुस्साहसी हो गया था, और इतना खतरनाक हो गया था कि उसको लोगों के दरवाजों को तोड़ने की आदत सी पड़ गई थी। वो उन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता था, खोलने की कोशिश करता था, और उसकी इस आदत की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया था, लोगों में बहुत ज़्यादा डर हो गया था। और उसके इस डर की वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो तुरंत एक्शन में आया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंतु प्रतिपालक जो ऑफिसर थे विजय बहादुर सिंह, उन्होंने इस गुलदार को 21 फरवरी सन 1977 को आदमखोर घोषित करके गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। और इसके बाद की क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उस गुलदार को गोली मारी जा सकी या उस गुलदार के द्वारा क्या क्या घटनाएं की गई, ये मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।